बात की थी विद्युत फ्लक्स के बारे में और उसके साथ जो सतत आवेश वितरण था। ठीक है, तो अपने एक सतत आवेश वितरण की अगर अपने बात करें तो अपने उसके अंदर बात की थी तीन टाइप के वितरण की, यानी एक तो रेखीय है, जब उसका जो आवेश है उसकी लंबाई के अनुदिश बांटा जाए। ठीक है, एक बात की थी अपने पृष्ठीय, पृष्ठीय मतलब उसके क्षेत्रफल के रूप में बांटा जाए, और एक बात की थी आयतन, यानी उसके आयतन के रूप में बराबर है बांटा जाए। ठीक है, तो उसके आधार पे अपने क्यू लिखा था, लैम्डा लिखा था, सिग्मा लिखा था, रो लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने कहीं पे भी किसी वस्तु के कारण अगर विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए यहाँ पे अपने को अलग टाइप का प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, जैसे अगर अपने बात करें किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लिखा जाता है KQ/R का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर अपने कोई ऐसे आवेश की बात करें जो बिंदु आवेश नहीं है, बिंदु आवेश नहीं होने का मतलब उस आवेश जो आवेश है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ आयतन है, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है या फिर लंबाई है। ठीक है, यानी वो एक बिंदु की तरह व्यवहार नहीं कर रहा, तो उस स्थिति के अंदर अपने ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते, यानी E बराबर KQ/R का स्क्वायर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर अपने को हमेशा ही उसके छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, जिस टाइप से अपने अगर दृढ़पिंड गति की जो 11th का चैप्टर है उसके अंदर अपन बात करें तो जब जड़त्वाघूर्ण का मान निकालते हैं I का, तो उसके लिए जब अपने कोई बड़ी वस्तु होती है जैसे छड़ हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, उनके लिए डायरेक्ट अपने न्यूटन के नियम जो है, या फिर डायरेक्ट अगर बात करूं I बराबर M/R का स्क्वायर का, ठीक है, तो उसको मैं डायरेक्ट उसके अंदर नहीं लगा सकता था। ठीक है, वहां पे अपने क्या किया, उसको अलग अलग टुकड़ों में पहले क्या किया, ब्रेक किया। ठीक है, जैसे आयत है तो उसके लिए अलग टाइप का टुकड़ा माना, गोला है तो उसके लिए अलग माना, बेलन है तो उसके लिए अलग माना, ठोस बेलन के लिए अलग। ठीक है, तो उसको अलग अलग टुकड़ों में अपने क्या किया, तोड़ा। ठीक है, जिसके आधार पे अपने एक छोटे से टुकड़े के कारण जड़त्वाघूर्ण निकाला और उन सबका आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, या फिर मान लो क्या किया, समाकलन किया। ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पे अगर अपने कोई बड़ी वस्तु है जो एक बिंदु की तरह व्यवहार नहीं कर रही है, तो पहला काम उस बड़ी वस्तु को अलग अलग बिंदुओं के रूप में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जब वह अलग अलग बिंदुओं के रूप में टूटे, ठीक है, तो उस टूटने के आधार पे अपने उस चीज का क्या करें, निर्धारण कर सके। ठीक है, यानी अपने को सीधा सा मतलब है भी अपने को इस टाइप से पहले बड़ी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, और तोड़ने के बाद उन सबको आपस में क्या करना है, किसी एक टुकड़े का निकाल के उन सबको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, या फिर क्या कर दो, उसका समाकलन। अब उसको टुकड़ों के रूप में तोड़ना कैसे, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि E बराबर KQ/R के स्क्वायर की, तो यहाँ पे मेरे को ये तभी लगता है जब एक बिंदु आवेश हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक बड़ी वस्तु है, ठीक है, जैसे कोई भी मान लो जिसका लंबाई है या जिसका क्षेत्रफल है या जिसका कोई भी कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके आधार पे अपने अगर यहाँ पे जो छड़ है उसके लिए विद्युत क्षेत्र के मान को निकालने की कोशिश करें, तो उस विद्युत क्षेत्र के मान को निकालने के लिए E बराबर जो अपने लगाते हैं KQ/R का स्क्वायर, उसके लिए वो वस्तु होनी चाहिए बिंदु। लेकिन यहाँ पे अगर मैं वस्तु देखूं तो वो बिंदु नहीं है और उसको मैंने आवेश दे रखा है Q। तो यहाँ पे अगर मैं E बराबर KQ/R का स्क्वायर लिखूं तो यहाँ पे Q लिखने का मतलब ये है कि मैंने इस पूरी वस्तु को ही आवेश इस पे रख दिया, और पूरी वस्तु का आवेश अगर इस पे रख रहा हूं तो ये तब मान्य है जब वो एक बिंदु हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखूं तो ये एक बिंदु नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं इस पूरी वस्तु के लिए इसे KQ/R का स्क्वायर नहीं लगा सकता। इसलिए इसको पहले क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे आवेशों के रूप में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और छोटे आवेशों को तोड़ने के लिए अपने जड़त्वाघूर्ण वाले की अंदर बात की थी भी उसका जो लंबाई x है तो उसका छोटा सबसे छोटा अल्पांश क्या हो सकता है, dx। इसी तरह यहाँ पे अगर वस्तु पे आवेश Q है तो उसका सबसे छोटा जो टुकड़ा है वो क्या हो सकता है, dq। ठीक है, यानी यहाँ पे अपने को इस पूरी वस्तु को बिंदुओं के रूप में तोड़ने के लिए इसका सबसे छोटा टुकड़ा किया जाना चाहिए dq। ठीक है, यानी यहाँ पे इस Q आवेश को अलग अलग dq आवेशों के रूप में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो dq आवेश है वो किस रूप से अपने को विभाजित करना है, यानी Q को किस तरीके से बांटें ताकि अपने को dq प्राप्त हो, वो निर्भर करता है उसकी वस्तु पर।
ठीक है, यानी अगर वस्तु सिर्फ लंबाई रख रही है तो उस q आवेश का जो dq भाग लिखा जाएगा वो बांटा जाएगा उसकी लंबाई के रूप में, ठीक है। और अगर ये जो q है, ठीक है, वो उसके क्षेत्रफल में वितरित है यानी पृष्ठ के रूप में वितरित है, तब उसको बांटा जाएगा पृष्ठीय वितरण के रूप में, ठीक है। और अगर वो आवेश जो है वो उसके संपूर्ण आयतन में वितरित है, तब उसे बांटा जाएगा आयतन वितरण के रूप में, ठीक है। यानी अपने Q को एक छोटे बिंदु के रूप में तोड़ने के लिए एक dq आवेश मानना पड़ेगा, और इस dq आवेश को किस तरीके से विभाजित करना है वह निर्भर करेगा उस वस्तु पर, ठीक है। यानी उसको लंबाई के अनुदिश dq में बांटा जाए या उसके क्षेत्रफल के या फिर उसके आयतन के, वो निर्भर करेगा खुद उस वस्तु पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपनी बात करें किसी भी बड़े वस्तु के कारण, ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो विद्युत क्षेत्र लिखा जाता है E बराबर KQ/R का स्क्वायर। लेकिन किसी बड़ी वस्तु के लिए मैं इसे KQ/R का स्क्वायर नहीं लगा सकता, इसे अलग अलग भागों में मुझे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो E है वो जो KQ/R का स्क्वायर है उसको KQ की बजाय क्या लिखा जाएगा, D, ठीक है, ताकि उसे जो आवेश है वह पूरे आवेश का छोटा सा क्या लिखा जाए, टुकड़ा, यानी एक छोटे से बिंदु की तरह, इसलिए उसे क्या लिखेंगे, dq। अब ये dq अपने को क्या लिखना है वो निर्भर करेगा उस वस्तु पर, ठीक है। यानी अगर मैंने को जो वस्तु है वो अपनी लंबाई l रख रही है तो यहाँ पे लैम्बडा बराबर लिखा जाता है Q/L। अगर जो वस्तु है वो लंबाई लिख रहा है, वो उसका जो आवेश है वो क्षेत्रफल के रूप में बंटा हुआ है, तो उसे लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा लिखेंगे Q/A। या फिर अगर अपने को आयतन के रूप में वितरित है तो रो लिखेंगे, उसको लिखेंगे Q/V। तो यहाँ पे अपने Q को नहीं बांटना, यहाँ पे किसको बांटना है, dq को। और अपने एक चीज बताई थी, लैम्बडा, सिग्मा और जो रो है वो सतत आवेश वितरण को दर्शाता है। सतत आवेश वितरण का मतलब हर एक बिंदु पे लैम्बडा का मान क्या रखना है, समान, चाहे वो Q/L निकाला जाए चाहे dq/dl निकाला जाए, ठीक है। यानी हर एक बिंदु के लिए क्या रहेगा, समान। इसलिए यहाँ पे अगर मैं E लिखूं तो E मैंने लिखा K dq/R का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो लैम्बडा है उसको dq के रूप में अगर तोड़ना है तो इसको लिख सकता हूँ dq/dl। इसी तरह सिग्मा को dq/dA, इसी तरह रो को dq/dV। तो यहाँ पे अगर dq को हटाना है तो dq को लिखा जा सकता है लैम्बडा गुणा dl। यहाँ पे अगर dq को हटाना है तो dq को लिखा जा सकता है सिग्मा dA। यहाँ पे अगर dq को हटाना है तो dq को लिखा जा सकता है रो d, ठीक है। इसलिए अगर कहीं पे कोई बड़ी वस्तु है और उसके कारण अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसको लिखा जाएगा K dq/R का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो dq है वो एक छोटा सा अल्पांश है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो भी संपूर्ण नहीं आएगा, वो भी एक छोटा सा क्या आएगा, अल्पांश, इसलिए इसको E नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dE, ठीक है। तो यहाँ पे d लिखा जाएगा K dq/R का स्क्वायर। और dq को किस टाइप से बदलना है वो निर्भर करेगा उसके वस्तु पर, यानी लंबाई है तो dq को लैम्बडा dl, अगर क्षेत्रफल है तो d सिग्मा dA, और अगर आयतन है तो सिग्मा रो d, ठीक है। अब यहाँ पे dq है तो आपने dq को तो इसके रूप में तोड़ लिया, अभी लैम्बडा dl, सिग्मा dA, रो dV। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे को ये जो dE देखूं, dq देखूं तो dq के कारण मान है सिर्फ dE का, तो dE मतलब एक छोटे से अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अगर मेरे को पूरी बड़ी वस्तु के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है तो बड़ी वस्तु के मान के लिए मेरे को कुल E निकालना पड़ेगा। तो कुल E के लिए अपने करते हैं कि अगर मेरे पास मान कोई dx है और मेरे को संपूर्ण x ज्ञात करना है तो उसका क्या करते हैं अपने समाकलन, यानी एक अल्पांश के कारण कोई मान निकाल के उसका अगर समाकलन कर दिया जाए तो संपूर्ण मान अपने को प्राप्त होता है। यानी अगर मैंने यहाँ पे d निकाला है तो मेरे को यहाँ पे अगर E चाहिए तो E के लिए dE का क्या करना पड़ेगा, समाकलन, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखूंगा E इक्वल टू समाकलन किसका, dE का। लेकिन एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, समाकलन अगर E बराबर मैं सिग्मा हो समाकलन dE कर रहा हूं तो अपने एक चीज पता है, समाकलन का मतलब होता है चीजों को आपस में क्या करना, जोड़ना। जैसे अगर मैं dx का समाकलन कर रहा हूं इसका मतलब छोटे छोटे dx अल्पांश को क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं और E को मैंने लिखा समाकलन dE, इसका मतलब ये है भी मैंने छोटे छोटे अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आए हैं उनको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन अपने को ये चीज भी पता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसी राशि है, सदिश राशि,
और अगर किसी सदिश राशि को जोड़ा जाना है तो उसको जोड़ने के लिए अपने को उसकी दिशा का निर्धारण करना पड़ेगा। इसलिए अगर मेरे को ई निकालना है तो हमेशा ही ये चीज सही नहीं है कि हमेशा ई के लिए डीई का क्या करो, समाकलन। क्यों? क्योंकि डीई का समाकलन करना मतलब सारे डीई को आपस में क्या करना, जोड़ना। और ई जो है, जो डीई है, विद्युत क्षेत्र का एक छोटा सा अल्पांश है, वो कैसी राशि होती है, सदिश। यानी उनको जोड़ने के लिए अपने को दिशा का क्या करना पड़ेगा, निर्धारण करना पड़ेगा। इसलिए डीई का समाकलन यानी ई निकालने के लिए डीई का समाकलन तभी किया जाएगा जब सभी डीई की दिशा क्या हो, समान। यानी सीधा सा मतलब है, पहले अलग अलग अल्पांश के कारण डीई निकालो, उन डीई की दिशा अगर एक ही दिशा में है तब तो ई के लिए मैं डीई का समाकलन कर सकता हूं, और अगर सबकी दिशा समान नहीं है तब ई के लिए मैं डी का समाकलन नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे को ये निर्धारण करना पड़ेगा भी कौन से तो जुड़ेंगे या कौन से घटेंगे, या फिर कौन से डीई के मुझे क्या लेने पड़ेंगे, घटक। ठीक है, इसलिए अपने कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कभी भी डीई का सीधा समाकलन नहीं करेंगे। यानी अपने को पहले डीई की क्या देखनी पड़ेगी, दिशा। ठीक है, भी सभी डीई की दिशा अगर समान है, यानी सभी अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है, अगर सभी अल्पांश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है तब तो उसका समाकलन करेंगे। और अगर सभी विद्युत क्षेत्र की दिशा समान नहीं है तब उसका समाकलन नहीं किया जाएगा। उसके लिए अपने को पहले उसकी दिशा का निर्धारण करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हो सकता है भी दो डीई है वो एक दूसरे के विपरीत है, या फिर हो सकता है जो दो डीई है उसकी दिशा एक दूसरे के अलग अलग हो, तो कभी उनको जोड़ना भी पड़ सकता है, कभी उनको घटाना भी पड़ सकता है, और कभी उनके घटक भी लेने पड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट अगर मैं डीई लिखूं तो डी मैंने लिख लिया के डी क्यू बटे आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो के क्यू आता है तो अगर वस्तु बड़ी है तो क्यू डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता, इसलिए उसको छोटे छोटे अल्पांश किसके रूप में तोड़ा जाएगा, डी क्यू। और बाद में उसका अगर समाकलन किया जाए तो समाकलन करते टाइम भी अपने को ये चीज ध्यान रखनी है, इसका समाकलन तभी होगा जब सबकी दिशा क्या हो, समान। ठीक है, इसलिए ई के लिए कभी भी डी का जब समाकलन करें तो उसके लिए सबसे पहले सभी डीई की दिशा का निर्धारण होना जरूरी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अलग अलग अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल के क्या करेंगे, उनको जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने अलग अलग डेरिवेशन है, वलय के कारण, ठीक है, तार के कारण अलग अलग है। ठीक है, तो वहां पे उनके अल्पांश लेंगे और ये। ठीक है, उससे पहले अपने को एक क्वेश्चन आता है कई बार भी, कोई भी बंद पृष्ठ है अगर उसको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब ये है, अपने अगर बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है हमेशा एक आवेश। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं भी बाह्य विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब ये है जो भी आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह आवेश उस वस्तु से किधर रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, वो उस वस्तु के अंदर नहीं, उस वस्तु से किधर रखा हुआ है, बाहर। जैसे मैंने कहा कि ये कोई भी पृष्ठ है, ठीक है, उस पृष्ठ के ऊपर मैंने कहा कि ये जो पृष्ठ है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया है। बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब ये है भी इस आकृति के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, बाहर चाहे आवेश कुछ भी हो, कितना भी हो, कहीं भी रखा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं उसका बाह्य विद्युत क्षेत्र। ठीक है, लेकिन अगर वो विद्युत क्षेत्र मैं कहूं बाह्य विद्युत क्षेत्र, तो इसका मतलब ये है कि वो जो आवेश है वो इस वस्तु के अंदर नहीं रखा हुआ। अगर लिखा जाए आंतरिक विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो यानी इसका मतलब वो जो आवेश है वो उसके अंदर कहीं पे उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन आता है कई बार भी, सिद्ध करो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उससे गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, यानी अगर किसी बंद पृष्ठ को या बंद आकृति को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होता है, शून्य। ठीक है, ये हमेशा ही मान्य है। गाउस के नियम के बाद ये और क्लियर होता है, लेकिन अगर अपने अब तक ई डॉट डी ए या ई डॉट ए या ई डॉट डी एस जो लिखा है फाई बराबर जो ई डॉट ए लिखा है, उसके आधार पे अपने ये कहना है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है और वो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, शून्य। ठीक है, तो अगर मैं कोई बंद आकृति हूं, ठीक है, तो जैसे मैंने मान लिया ये एक बेलन है, अगर ये बेलनाकार आकृति है और इस बेलनाकार आकृति को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में
रखा गया है। बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब इसके अंदर कोई आवेश उपस्थित है नहीं है। तो मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र मान लिया, भाई बाह्य विद्युत क्षेत्र ये है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यानी ये जो बेलनाकार आकृति है वो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखी गई। तो इससे गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान कितना सिद्ध करना है अपने को, 0। तो अगर मैं इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण फ्लक्स की बात करूं तो अपने चीज लिखी जो फाई है, जो फ्लक्स है उसे लिखा जाता है E डॉट ए, या फिर अपने E डॉट एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी वस्तु के छोटे छोटे अल्पांश किए जाएं तो उसे E डॉट एस की बजाय E डॉट क्या लिखा जा सकता है, ds, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फाई लिखूं तो फाई मैंने मान लिया भी मैं लिख रहा हूं E डॉट ds लिख रहा हूं। ds क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बेलनाकार आकृति की बात करूं तो बेलन के अंदर अपने 3 क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। एक तो इस सतह का क्षेत्रफल, एक इस सतह का क्षेत्रफल और एक बाहर वाली जो वक्रीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल के कितने हिस्से किए जाते हैं, 3। एक उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक उसका जो दोनों किनारे हैं जो वर्तीय क्षेत्रफल है उसका। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल है उसके कितने भाग किए जाएंगे, 3। इसलिए मैं s नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा हूं, ds। और ds के लिए भी मुझे कितने s चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये जो है ये तो है S1, ये जो सतह है जो बाह्य जो वक्रीय पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल मैंने क्या माना, S2। और ये जो इधर वाला पृष्ठ बच गया इसका क्षेत्रफल मैंने क्या माना, S3। 3 क्षेत्रफल के रूप में तोड़ सकते हैं। अब अगर मेरे को कुल फ्लक्स की बात करनी है तो कुल फ्लक्स का मतलब 3 क्षेत्रफलों से अपने को अलग अलग क्या मान निकालना है, फ्लक्स का, और बाद में उन तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। अब जोड़ने के लिए दिशा का निर्धारण तो नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि किसका मान जोड़ रहे हैं, फाई यानी फ्लक्स को जोड़ रहे हैं। और फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश, क्योंकि यहाँ पे डॉट आ रहा है तो E डॉट एस मतलब अदिश राशि है। और अदिश राशि के लिए अपने को दिशा का निर्धारण नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कुल फाई के लिए सब फाई को अलग अलग क्या करना, आपस में जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कुल फाई की तो फाई होनी चाहिए 3 टुकड़ों में, यानी एक तो फाई 1 जो S1 क्षेत्रफल से गुजर रहा है, एक फाई 2 जो S2 क्षेत्रफल से गुजर रहा है, और एक फाई 3 जो S3 क्षेत्रफल से गुजर रहा है। तो यहाँ पे अगर फाई को लिखूं तो इसको लिख सकता हूं E डॉट S1, अगर E डॉट S लिखूं तो E डॉट S1 प्लस इसे लिख सकता हूं E डॉट S2 और प्लस में इसे लिख सकता हूं E डॉट S3। अगर अपने डॉट प्रोडक्ट ओपन करें तो इसे लिखा जा सकता है ES cos थीटा, यानी ये बनेगा ES1 cos थीटा 1 प्लस में ES2 cos थीटा 2 और प्लस में ES3 cos थीटा 3। तो यहाँ पे अपने को ये प्रूफ करना है कि टोटल कितना है, 0। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट की बात करूं ES1 cos थीटा 1, थीटा 1 का मतलब E और S के मध्य बनने वाला कोण। तो अगर E देखो तो E तो है इस साइड, S की अगर बात करें तो जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश के अंदर अपने बात की थी कि जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत और किधर होती है, बाहर की ओर होती है। यानी ये जो पृष्ठ है वो ऐसा है तो इसके लंबवत रेखा ये आएगी और किधर आनी चाहिए, बाहर की ओर, यानी इस साइड। इसलिए S1 की दिशा तो ये थी, S2 की दिशा इस सतह के बिल्कुल लंबवत, इस सतह के लंबवत किधर आएगी, नीचे, क्योंकि ऊपर तो अंदर जा रहा है। तो ये आया S2 और इस S3 की दिशा आएगी इधर, क्योंकि इधर आने का मतलब इधर आ गया अंदर, तो तल के लंबवत ये रहा, इसलिए मैंने लिखा S3। तो अगर मैं ES1 cos थीटा 1 की बात करूं तो थीटा 1 के अकॉर्डिंग E तो इस साइड और S1 इस साइड है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। इसका मतलब कोण कितने डिग्री, 180 डिग्री। दूसरा अगर मैं बात करूं ES2 cos थीटा 2, तो cos थीटा 2 का मतलब S2 और S2 अगर E देखूं तो इन दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री है, 90। तो ये आएगा cos 90 और प्लस में अगर मैं तीसरे की बात करूं तो ES3 cos थीटा 3, cos थीटा 3 का मतलब है E और S, तो E और S थीटा 3 के लिए देखूं तो दोनों की दिशा क्या है, समान। इसका मतलब कोण कितने डिग्री, 0। तो अगर मैं बात करूं ES1 तो cos 180 का मतलब होता है -1 और ES2 और cos 90 का मतलब है 0। और अगर मैं बात करूं ES3 तो cos 0 का मतलब है 1। तो यहाँ पे लिख सकता हूं माइनस का ES1 प्लस 0
और प्लस ES3। अब अगर अपने बात करें इन दोनों में, तो इन दोनों में E आ सकता है कॉमन, तो E अगर कॉमन बचूं तो ये तो लिखा माइनस का S1 और प्लस का S3। तो यहाँ पे अगर अपने बेलन की बात करें तो बेलनाकार आकृति में एक पता है भी, कोई भी बेलनाकार आकृति हो तो उसका ऊपरी क्षेत्रफल और नीचे वाला क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। यानी ये अगर बेलनाकार आकृति है तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल क्या होता है, समान। यानी ऊपर वाला क्षेत्रफल और नीचे वाले दोनों क्षेत्रफल क्या होने हैं, समान। इसका मतलब S1 और S3 दोनों बेलनाकार आकृति के किनारे और उन दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, समान। तो अपने को ये पता है भी E अगर माइनस S1 है तो ये S3 है वो किसके बराबर होना चाहिए, S1 के, क्योंकि S1 और जो S3 है वो बेलनाकार आकृति के दो सिरे हैं, ठीक है। तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान। तो माइनस S1 और प्लस S1 हो गया 0, तो E का वैल्यू कितना आता है, टोटल फाई का वैल्यू कितना आता है, 0, ठीक है। इसलिए कभी भी कोई बंद आकृति हो तो बंद आकृति के कारण हमेशा ही गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होता है,